के जो बच्चे हैं इन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम पूछी है। मैंने लिख भी दी प्रॉब्लम, फिर भी कोई छूट जाएगी तो बेटा दोबारा बता देना। आपने प्रॉब्लम पूछी है 1.5 एक्सरसाइज का थर्ड का 11 पार्ट, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, एग्जाम्पल 27, 26, 21। तो बेटा पहले उदाहरण से शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 21 की बात कर ले। सबसे पहले 21 में इसने कहा है, मान लीजिए यूनिवर्सल एक सह शिक्षा। यूनिवर्सल जो है वो क्या है? सह शिक्षा। सह शिक्षा जानते हो बेटा? कोएड, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। यूनिवर्सल सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो बेटा एक बात, चलो क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, पहले आप सुन ले ध्यान से। भाई कक्षा 11 में सपोज करो 10 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं, तो 25 के 25 स्टूडेंट आ गए यूनिवर्सल के अंदर। क्लियर है ना बात? अब बेटा बात आती है ए डैश की। अब ए डैश और ए क्या है? अब इसने ए कहा तो ए क्या है आपका? कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय। कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय। तो आपसे इसने क्या पूछा बेटा? ए डैश। तो ए डैश होता क्या है? अरे ए डैश क्या है? यूनिवर्सल में से ए घटा दो। ये तो बता रखा आपको। भाई पूरक समुच्चय क्या है? यूनिवर्सल में से आप उस समुच्चय को हटा दो। अगर किसी समुच्चय का डैश चाहिए तो पूरा यूनिवर्सल होगा, बस उस समुच्चय के तत्व नहीं होने चाहिए। ये तो मतलब हुआ इसका। भाई आपको मैंने चित्र के माध्यम से, वेन आरेख के माध्यम से भी समझाया। मान लो ये है, ये यूनिवर्सल है और ये क्या है? ए। तो आपसे ए डैश पूछा तो ए डैश में पूरा यूनिवर्सल होगा, लेकिन जिसका डैश पूछा वो नहीं होता, बस ये तो होता है पूरक। अरे बेटा पूरक नहीं जानते आप लोग? पूरक को आप नॉर्मल भाषा में समझो। 24 घंटे यूनिवर्सल टाइम है और 24 घंटे में से 12 घंटे का दिन हटा दें तो दिन का पूरक क्या हुआ? रात। रात का पूरक क्या हुआ? दिन। यानी एक साइकिल को जो पूरा कर दे, अरे वही तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल कहलाता है। तो बेटा पूरक क्या होगा? जितने हिस्से का पूरक पूछा उसको निकाल के यूनिवर्सल का बचा हुआ पार्ट। आपसे ए हिस्से का पूरक पूछा तो ए को आप हटा दो तो बाकी पूरा यूनिवर्सल क्या कहलाता है? पूरक। तो यहाँ यूनिवर्सल क्या है? कक्षा 11 के सभी बच्चे। और ए क्या है? कक्षा 11 में उपस्थित सभी लड़कियों का समुच्चय। तो बेटा रह गए कौन? अब लड़के। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? लड़के लड़कियां दोनों, उसमें से ए यानी लड़कियां निकाल दी, क्या रह गए? लड़के। तो ए डैश क्या होगा? सभी लड़कों का समुच्चय। क्लियर? भाई आप एक बात बताओ, ठंडे दिमाग से आप इसको सोचो। बेटा पूरक तुम्हें जिसका चाहिए यूनिवर्सल में से उसे निकाल दो। भाई यूनिवर्सल में पूरी कक्षा 11 है, आपको लड़कियों का पूरक चाहिए तो यूनिवर्सल यानी कक्षा 11 में से लड़कियां आप निकाल दो, क्या रह गए? लड़के। तो लड़कियों का पूरक लड़के हैं, लड़कियों का पूरक लड़कियां, तभी तो क्लास कंप्लीट हो रही। भाई आप ऐसे ही सोच लो चाहे इसको। ठीक है बेटा। और अगर मैं इसको प्लस करूं, प्लस करने का मतलब यूनियन करूं, यानी अगर मैं ए यूनियन ए डैश करूं तो फिर से क्या बन जाएगी मेरी पूरी क्लास? सम्मिलन। सम्मिलन करने मतलब योग करना। यूनियन का मतलब होता है हिंदी में सम्मिलन, और इसको प्लस भी बोल सकते हैं, प्लस करना, जोड़ना। तो बेटा जब मैं ए का यूनियन ए डैश के साथ करूंगा, ए क्या था? लड़कियों का समुच्चय। ए डैश क्या था? लड़कों का। तो लड़के और लड़कियों को जब मैं मिक्स कर दूंगा समुच्चय को तो क्या बन जाएगी? पूरी 11वीं कक्षा। तो इसीलिए आपको मैंने यूनिवर्सल के नियम भी पढ़ाए थे, पूरक के नियम भी पढ़ाए थे। ए यूनियन ए डैश क्या होता है वहां पर? यूनिवर्सल। इट्स ओके बेटा, आएगा समझ, ऐसी बात नहीं है। फिर से समझो। उदाहरण नंबर 26। बेटा उदाहरण 26 में इसने कहा, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, तो कितने विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ? 400 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ। 100 विद्यार्थी सेब का रस पीते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ सेब का रस वालों को यदि ए से हम लिखते हैं तो नंबर ऑफ ए का मतलब सेब का रस पीने वालों की संख्या कितनी हुई? 100। 150 विद्यार्थी संतरे का रस पीते हैं। तो यहां मैंने मान लिया संतरे का रस पीने वाले को अगर आप बी से लिखते हो तो नंबर ऑफ बी बराबर
150। क्लियर होगी बात यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बेटा सेब का रस पीने वाले कितने हुए? 100। संतरे का रस पीने वाले कितने हुए आपके? 150। 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीते हैं। तो हमने क्या लिखा है? सेब तथा संतरे दोनों। तो बेटा ये काहे का मान हुआ? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मुझे उम्मीद है समझ आ रही होगी इंटरसेक्शन क्यों हुआ। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, कुछ बच्चों के हाथ में आप देख रहे हो सेब के रस का गिलास है, कुछ बच्चों के हाथ में संतरे के रस का गिलास है। तो बेटा जिनके हाथ में सेब के रस का गिलास है उनको ए से लिखेंगे, संतरे वाले को बी से लिखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथ में दोनों गिलास है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? वो ओभेनिस्ट हो गए, दोनों में कॉमन हो गए, दोनों में। समझो बात को आप। इंटरसेक्शन क्या बताया था? जो दोनों में उपलब्ध हो भाई, जो दोनों तरफ कॉमन हो, जो दोनों में उपलब्ध हो। यानी सेब वालों की गिनती होने लोगों वो 75 लोग उधर भी हैं, संतरे वालों की गिनती में उधर भी हैं, दोनों तो दोनों तरफ है ना। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा? ए इंटरसेक्शन बी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई यूनियन क्या है? यहाँ यूनियन है 400, क्योंकि टोटल विद्यार्थियों क्या बोलते हैं? यूनियन। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ये 400 आपका यूनियन नहीं है। ये क्या है? नंबर ऑफ यूनिवर्सल। क्यों है यूनिवर्सल? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये कहता है कि एक पार्टी है, एक पार्टी में 100 लोग संतरे का रस पीते हैं, सेब का रस सॉरी, और 150 लोग संतरे का रस पीते हैं। ठीक है। 75 लोग दोनों का रस पीते हैं। और पूरी पार्टी में प्रत्येक आदमी किसी ना किसी का रस पीता है। तो बेटा ये 400 होता है यूनियन। अगर क्या लाइन लिखी हुई होती कि प्रत्येक विद्यार्थी किसी ना किसी का रस पीता है, तो बेटा या तो उसके हाथ में संतरे का गिलास हो या सेब का गिलास हो या दोनों हो। भाई यूनियन, भाई आप समझो, आप यूनियन होता क्या है? भाई यूनियन का मतलब क्या है? ए और बी में कॉमन, यानी या तो 75 वालों में आए, फिर ए के बचे हुए या फिर इन 100 में आए, फिर बी के बचे हुए या 150 में आए। अरे जिसके हाथ में कोई भी ग्लास नहीं है वो यूनियन में कैसे आएगा बेटा? वो यूनियन में नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? वो काहे में आएगा? यूनिवर्सल। क्योंकि यूनिवर्सल क्या होता है? सबका पूरा हॉल। वहां चाहे किसी के हाथ में गिलास नहीं भी है तो काहे में पहुंचेगा? यूनिवर्सल में। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो यूनियन कब होता? 400। अगर लिखा हुआ होता कि पार्टी में प्रत्येक विद्यार्थी के हाथ में कम से कम एक पेय पदार्थ है, यानी या तो वो दोनों है उसके हाथ में या फिर संतरा है या सेब है, तभी तो यूनियन में पहुंचेगा। तो बेटा ये काहे का मान होगा आपका? यूनिवर्सल का। और मुझे उम्मीद है अब तुम्हारी समस्या भी दूर होगी। अब कोई दिक्कत नहीं, आगे इसमें साफ साफ लिखा ही है। तो पूछ रहा क्या हो? ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। तो बेटा अभी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो आप यूनियन निकाल लो जरा। यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी को हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे या तो सेब का रस पीते वाले या संतरे का रस पीने वाले या दोनों। भाई यूनियन का ये तो मतलब हुआ। तो कितना आ गया? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर होगी बात यहाँ से? तो बेटा नंबर ऑफ ए यूनियन बी हम ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ ए आ गया आपके पास 100, ये आ गया 150, ये आ गया 75। तो बेटा ये आ गया आपके पास 250 और माइनस 75, ये आ गया 175। तो बेटा 175 आदमी कैसे हैं? जिनके हाथ में कोई ना कोई गिलास है, चाहे वो सेब का, चाहे वो रस का, चाहे वो दोनों। क्लियर? 175 आदमी ऐसे हैं जिनके हाथ में कोई ना कोई ग्लास है, चाहे वो सेब का, चाहे वो रस। चलो मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ, कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। ये है बेटा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कितना है? 400। ठीक है। ये है बेटा आपके सेब का रस पीने वाले और ये है आपके संतरे का रस पीने वाले। तो बेटा 75 आदमी कौन है? जो दोनों का रस पीते हैं। सेब का रस पीने वाले कितने थे आपके? 100। 100 में से आप 75 निकाल दो, कितने रह गए? 25। ये 25 कौन है? जो ओनली सेब पीते हैं। 100 तो क्या है? टोटल है जो सेब पीते हैं, लेकिन वो संतरे का पी लेते हैं। तो 75 कैसे इनमें से? जो संतरे का पी लेते हैं। तो बेटा 25 कौन से? ओनली सेब।
यहाँ 150 है, 150 में से 75 आपने निकाल दिया, कितना रहेगा 75। यानी 150 लोग क्या करते हैं, संतरे का रस पीते हैं लेकिन 75 कैसे उनमें से जो दोनों पीते हैं, तो इसलिए 75 रहेंगे जो खाली काहे का पीते हैं, संतरे का रस। ओके, और टोटल है 400। अब कितने आदमी ऐसे जिनके हाथ में कम से कम एक गिलास है, 25 जिनके हाथ में खाली काहे का गिलास है, सेब का, 75 जिनके हाथ में खाली संतरा, और 75 जिनके हाथ में दोनों, 75 75 150 और 25 175। तो बेटा हमारा भी तो कितना है, 175 नहीं आया, ऐसे समझ लो आप। तो बच्चों 175 आदमी ऐसे हैं जिनके हाथ में कोई ना कोई पेय पदार्थ है, तो कैसे रहेंगे बेटा, टोटल कितने थे 400, 400 में से आपने 175 घटा दिए, 225 आदमी कैसे हैं जिनके हाथ में कोई भी गिलास नहीं। ये तो पूछा था। अरे क्या पूछा है इसने, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं न संतरे का, यानी जिनके हाथ में कोई गिलास है ही नहीं। भाई हमारे पास कितने बच्चे थे, 175 जिनके हाथ में कोई ना कोई गिलास है, तो 225 कैसे रहेगा जिनके हाथ में कोई भी गिलास नहीं है। चाहे तो आप ऐसे समझ लो बेटा, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूं, या फिर आप ऐसे समझ लो भाई। क्या, देखो आपको मैंने बताया था यूनियन क्या होता था, या इंटरसेक्शन क्या होता था, और तथा, बताया था ना ये बात, फिर से बता दिया मैंने तुम्हें। तो बेटा आपसे पूछा क्या कि जो संतरे का रस नहीं पीते, ए क्या था आपका, सेब का रस पीने वालों की संख्या, ये था ए, सेब का रस पीने वालों की संख्या। तो ए डैश क्या होगा, सेब का रस न पीने वाले, पूरक, पूरक का मतलब जिसपे न आ जाए। क्यों बेटा, भाई दिन का पूरक रात और दिन का पूरक दिन न होना, तो दिन न होना तो रात ही होता है, तो इसीलिए बेटा ए का जो पूरक होता है ए नहीं, ए नहीं को भी ए का पूरक ही बोलते हैं। तो आपसे क्या पूछा है इसने, जो सेब का रस नहीं पीते हैं ए डैश, जो संतरे का रस नहीं पीते हैं बी डैश, ये तो पूछा। जो न तो संतरे का रस पीते हैं और न सेब का रस पीते हैं, तो और पे क्या लगता है, इंटरसेक्शन, आ गया याद, और पे क्या लगता है, इंटरसेक्शन। क्लियर, ये तो पूछा तुम्हारे से भाई, न तो सेब का रस पीते हैं न संतरे का रस पीते हैं, न सेब का रस पीते हैं और न संतरे का रस पीते हैं, और का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन। अब इस चीज पर डिमॉर्गन लॉ लगा दो आप, तो डिमॉर्गन लॉ का मतलब ए यूनियन बी का होल डैश पूछा तुम्हारे से। और बेटा यूनियन क्या है भाई, ए यूनियन बी का होल डैश चाहिए तुम्हें, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये तो फॉर्मूला पढ़ा रहा मैं सुबह से तुम्हें। भाई किसी का अगर डैश निकालना तो उसको यूनिवर्सल में से तो घटाते हैं, नहीं समझा तुमने सुबह से। भाई आपको ए का डैश निकालना तो इसका मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, आपको ए यूनियन बी का होल डैश निकालना तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, नंबर है दोनों तरफ नंबर लगा दिया तुमने। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितना था आपका 400 माइनस 175, और ये आ गया आपका 225। बेटा आप ऐसे सीख लो, तो आप लोग चिंतित ना हो बिल्कुल भी, अभी रिवाइज भी कराएंगे, आप टेंशन ना लो जरा सी भी। भाई एक और था आपका, तो बेटा उदाहरण 27 में इसने कहा है 200 व्यक्ति किसी चरम रोग से पीड़ित हैं, ठीक है, इनमें 120 व्यक्ति रसायन C1 से पीड़ित हैं और बेटा 50 व्यक्ति रसायन C2 से पीड़ित हैं। क्लियर, और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों से प्रभावित हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो जो प्रभावित हुए हैं। ठीक है बेटा, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं, रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए हैं। ओके, देखो बेटा किताब में उदाहरण भी दिया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखो बेटा 200 व्यक्ति किसी चरम रोग से पीड़ित हैं, तो 200 व्यक्ति किसी चरम रोग से पीड़ित अगर हैं तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल बराबर 200 हो गया। अब तो आप समझ ही गए यूनिवर्सल कैसे होता है, 200 यूनियन नहीं होगा, यूनिवर्सल होगा। यूनियन कब होता है, अगर लिखा हुआ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज से पीड़ित है। इट्स ओके, तो क्या बोला इसने, नंबर ऑफ यूनिवर्सल बराबर 200। आगे बढ़ो, क्या कहा इसने, नंबर ऑफ यूनिवर्सल के बाद इसने कहा है कि 120 व्यक्ति
कहाँ से पीड़ित हैं? C1 से। तो C1 बराबर 120। इट्स ओके। C1 बराबर 120। फिर क्या कहा इसने? C2 बराबर 50। ठीक है भाई। C1 रसायन से पीड़ित कितने हैं? 120। C2 रसायन से पीड़ित कितने हैं? 50। क्लियर। अब क्या कहा इसने? 30 व्यक्ति दोनों से पीड़ित है। क्लियर। यही तो बात कही बेटा इसने। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं कहता हूं कि जो लोग C1 से पीड़ित हैं वो आगे आ जाओ, तो कितने लोग आएंगे? 120। ओके। लेकिन बेटा अगर मैं क्या कह दूं? केवल C1, तो केवल C1 कितना होगा? 120 माइनस 30 बराबर 90। समझ में आई बात? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बेटा 30 इसमें वो भी तो हैं 120 में जो C1 के साथ साथ C2 से भी पीड़ित हैं। तो केवल C1 से पीड़ित कितने हैं? 90। और केवल C1 को आप दूसरे अंदाज में कैसे बोलोगे? रसायन C1 किंतु C2 से नहीं। भाई इसी चीज को आप कैसे बोलोगे? रसायन C1 किंतु C2 से नहीं। तो बेटा पहले पार्ट का आंसर निकल गया, कोई घबराहट नहीं रही। इधर आ जाओ। C2 से पीड़ित कितने हैं? 50। अगर मैं कहूं कि बेटा जो लोग C2 से पीड़ित हैं वो आगे आ जाओ, तो कितने लोग आएंगे आपके पास? 50। लेकिन अगर मैं क्या कह दूं कि भाई केवल C2 वाले आओ, तो केवल C2 का मतलब क्या हुआ? 50 में से 30 को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि 30 तो इनमें से C1 से भी पीड़ित हैं, नहीं है भाई? 50 लोग C2 से पीड़ित हैं, लेकिन 30 तो ऐसे हैं जो दोनों तरफ हैं। तो यानी इन 50 में से 30 कौन है? जो C1 से पीड़ित है। तो केवल C2 कितने रह गए? 20। और केवल C2 को दूसरी लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हैं? रसायन C2 किंतु C1 से नहीं। तो बेटा 2 पार्ट के आंसर मिल गए। अब इसको आप सीधी लैंग्वेज में समझो भाई। अब इसको आप सीधी लैंग्वेज में समझो भाई। केवल C1 से पीड़ित कितने हैं? 90। केवल C2 से पीड़ित कितने हैं? 20। और दोनों से पीड़ित कितने हैं? 30। यानी जिनको C1 का इंजेक्शन लग रहा वो 90 लोग हैं, जिनको C2 का इंजेक्शन लग रहा वो 20 लोग हैं, और जिनको दोनों के लग रहे वो 30 लोग हैं। क्लियर हुए? फिर से समझो। जिनको केवल C1 का लग रहा 90 लोग हैं, जिनको केवल C2 का लग रहा 20 लोग हैं, जिनको दोनों के लग रहे 30 लोग हैं। मैं तुम्हारे से पूछूं ऐसे कितने लोग हैं जिनको केवल एक इंजेक्शन लग रहा है, चाहे वो C1 है चाहे C2 है? तो बेटा नोट दो, 11 लोग, यानी 110 लोग। 110 लोग ऐसे हैं जिनको केवल एक इंजेक्शन लग रहा है, या तो वो C1 लग रहा है C2, लेकिन 30 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों इंजेक्शन लग रहे हैं। ये भी बात समझ में आ गई। अब थर्ड पार्ट में इसने पूछा रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए। अब ऐसे लोग बताओ जो C1 से प्रभावित हुए अथवा C2। अथवा का मतलब या का मतलब क्या होता है? यूनियन। और यूनियन में क्या आता है? कॉमन, यानी 30 और बचे हुए, यानी इधर के 90 और इधर के 20। तो 9 2 11 और 3 140 लोग। बताओ समझ में नहीं आ रही क्या बात? बाकी आप थ्योरी एग्जाम्पल के हिसाब से लिख दे। मैंने आपको नॉर्मल भाषा में समझा दिया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से? C1 या C2। तो C1 या C2 का मतलब 90 लोग कैसे प्रभावित थे? C1। 20 लोग कैसे प्रभावित थे? C2। और 30 क्या थे? C1 C2 दोनों से प्रभावित। बेटे ये भी तो जुड़ेंगे। ये C1 या C2, यानी जिसको एक भी इंजेक्शन लग गया वो इस काउंटिंग में आएगा। चाहे C1 लग गया वो भी आएगा, चाहे C2 लग गया दोनों आगे वो भी। क्योंकि या का मतलब ये होता है, या का मतलब यूनियन। यूनियन का मतलब क्या? ए के बचे, बी के बचे और कॉमन। तो कितना आ गया बेटा? 9 2 11 140। ये आपका आंसर। आप चाहो तो थ्योरीज के हिसाब से लिख सकते हो। और बेटा एक बार और मंथन करना आप लोग, मुझे उम्मीद है समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, घबराओ मत बिल्कुल भी। अब भाई तुम एक्सरसाइज का भी पूछ रहे थे, चलो उसे भी देख। तो बेटा इसने कहा है थर्ड का 11वां पार्ट जो आप लोगों ने मेरे से पूछा है कि भाई यूनिवर्सल जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यूनिवर्सल में क्या आएगी? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 अनंत। और ए क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू n 2x + 1 ग्रेटर देन 10। ठीक है। तो आपसे पूछा क्या? a डैश। तो भाई a डैश क्या है? भाई a डैश क्या है जो a नहीं है? ठीक है, अब तो परिभाषा समझ में आ गई पूरक की आपके। अरे a का पूरक यानी जो a नहीं है, दिन का पूरक जो दिन नहीं है यानी रात।
तो बेटा यहाँ आप इसको एक बार देख लें एग्जैक्ट कि ये है क्या, ठीक है। इसके अलावा जो नहीं है वो आपका ए डैश हो जाएगा। चेक कर लो आप। 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x ग्रेटर देन 9 और x ग्रेटर देन 4.5, यानी x का जो मान है वो क्या है 4.5 से ज़्यादा। ये आपने नेचुरल नंबर खींचा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा, ये आपका नेचुरल नंबर है। भाई नेचुरल नंबर यानी यूनिवर्सल तो यही है, x का मान 4.5 से ज़्यादा है तो 4.5 यहाँ बैठेगा, तो 4.5 से ज़्यादा 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, यानी आपका जो a है इससे आगे के सारे मान a में है। तो a डैश में कौन से होंगे 1 2 3 4 आंसर। भाई a डैश क्या है जो a नहीं है, यूनिवर्सल माइनस a, a डैश इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस a। तो बेटा यूनिवर्सल माइनस a जो a नहीं है, तो आंसर आ गया 1 2 3 4, दिस इज द आंसर। चाहे मिला लेना बेटा आप, इसको अपने तरीके से आप लिख लो, चाहे तो सेट बना के घटा के लिख दो, चाहे यहीं से आप डायरेक्ट लिख दो, तुम्हारी मर्जी है भाई। उसके बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, तो बेटा 4 में देखते हैं जरा। देखो बेटा आपसे 4th क्वेश्चन में इसने पूछा है कि a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लें। तो बेटा a यूनियन b का होल डैश कब आएगा, पहला आपके पास a यूनियन b होगा, तो मैंने a लिखा, a क्या था 2 4 6 8, b लिखा 2 3 5 7। तो बेटा इनका यूनियन किया मैंने, तो a यूनियन b इज इक्वल टू, तो देखो 2 भी कॉमन, 3 तो है नहीं ना, 5 है ना 7 है, तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। मैंने सीएल से लिख दिया भाई, 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन बी। ओके, अब पूछा क्या है इसने, ए यूनियन बी का होल डैश। तो बेटा डैश क्या है जो ए यूनियन बी नहीं है, ये तो है भाई यूनिवर्सल के अंदर जो ए यूनियन बी नहीं है वही तो ए यूनियन। तो यूनिवर्सल क्या था आपका 1 से लेकर 9 तक। तो बेटा यहाँ देखो आप 2 3 4 5 6 7 8, तो ए यूनियन बी में आ गया, तो डैश में कौन आएगा केवल आपके पास 1 और 9। मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी बात। या फिर इसी चीज़ को मैं लॉन्ग में लिखूं करके, पहले यहाँ लिखूं यूनिवर्सल, फिर माइनस लिखूं यहाँ, और फिर क्या लिखूं ए यूनियन बी, तो तब भी वही बात आएगी। या फिर आप ऐसे समझ लो एक इंटरसेक्शन 9। क्लियर, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इस पर मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब बेटा आपसे क्या पूछा है इसने, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दिस इज द राइट हैंड साइड। तो बेटा ए डैश इंटरसेक्शन बी, पहले तो ए डैश, तो ए डैश कौन है जो ए नहीं है, तो ए में कौन है 2 4 6 8, बच गया कौन 1 3 5 7 9। नहीं आ रही समझ में बात, यूनिवर्सल से कंपेयर करेंगे। इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश कौन है बेटा जो बी नहीं है, तो बी में 2 3 5 7, तो बच गया कौन 1 4 6 8 और 9, नहीं बचा भाई। अब दोनों का क्या कर दो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या कॉमन, तो मुझे लग रहा 1 और 9 के अलावा कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा भाई, तो यहाँ आ गया आपके पास 1 और 9, दिस इज द आंसर। बोलो बेटा क्या दिक्कत है इसमें। अब रही बात 5वें क्वेश्चन की। बेटा 5वां क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मेरे पूरा याद है, फिर भी नहीं होगा मेरे से पूछो, वीडियो बहुत लंबी होगी बेटा। आज मैं कुछ होमवर्क भी नहीं दे पाया। 1.6 तुमने पूरी कर ही ली, और तो बेटा विविध को शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे विविध को।